नमस्कार बच्चों। आज से हम कक्षा 11 के गणित विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग समुच्चय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इस वीडियो में समुच्चय की पहचान करना सीखेंगे। तो चलिए, समुच्चय क्या है यह जानने से पहले इसके प्रयोगों की चर्चा संक्षेप में कर लेते हैं। ठीक है। समुच्चय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक। इसका प्रयोग गणित के लगभग हर हिस्से में, हर भाग में होता है। इसे गणित की भाषा भी कहते हैं, क्योंकि हम बहुत जगह देखेंगे कि यहाँ जो कुछ भी सीखेंगे वो गणित के अलग अलग हिस्सों में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे भैया? तो चलिए जरा एक चित्र के जरिए इस बात को समझ लें। समुच्चय, इसका प्रयोग हम लोग बीजगणित में के अलग अलग भागों में, बीजगणित विषय के अलग अलग भागों में करते हैं। जैसे हमारा श्रेणी हो गया, जैसे किसी समीकरण का हल किसी दिए गए खास तरह के नंबर्स यानी संख्याओं में हो गया। इसके अलावा हम लोग इसका प्रयोग नियामक ज्यामिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, कैलकुलस, फलन, प्रायिकता आदि में करेंगे, देखेंगे वहां इसका प्रयोग। अब देख सकते हैं हमारे गणित के लगभग हर हिस्से में जो भी हमारे लिए जरूरी है, बीजगणित, नियामक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, कैलकुलस, प्रायिकता, फलन वगैरह वगैरह, हर जगह हम समुच्चय के को प्रयोग करेंगे। समुच्चय के में जो कुछ भी हम सीखेंगे उसका प्रयोग करेंगे। जाहिर सी बात है, जब हम इसका प्रयोग गणित के इन अलग अलग हिस्सों में करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इसके बारे में ढंग से समझना जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक। अगर हम समुच्चय के जनक या विकासकर्ता के बारे में जानना चाहें तो समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटोर ने किया। ये तस्वीर में वो दिख रहे हैं हमें। ये जॉर्ज कैंटोर जब त्रिकोणमितीय श्रेणी का अध्ययन कर रहे थे तब उन्हें समुच्चय के बारे में पता चला और उस आधार पे उन्होंने समुच्चय की जानकारी दी, उसके गुणों को बताया, उसके बारे में बताया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि आखिर जो हम जानना चाहते हैं वो है क्या भाई, यानी समुच्चय क्या है, मतलब समुच्चय की पहचान कैसे करें। चलिए, अगर हम कभी समुच्चय को समझना चाहते हैं तो क्या करना, हमें क्या सोचना चाहिए, क्या पता लगाना चाहिए। तो देखिए, समुच्चय को समझने के लिए कुछ पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कभी भी गणित विषय में समुच्चय का जिक्र जहां कहीं भी हो, यह हमारे लिए बहुत खास होता है। इसे अगर समझना है तो इसके लिए एक पर्यायवाची शब्द, जिसे संग्रह हिंदी में और अंग्रेजी में कलेक्शन कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। इस शब्द के जरिए हम समुच्चय को समझते हैं। संग्रह यानी चीजों को एकत्र करना, इकट्ठा करना। बात समझेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यह जो सीखेंगे इससे हम समुच्चय की पहचान कर पाएंगे। तो समुच्चय को समझने के लिए संग्रह पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करेंगे। याद रखिए, जो कुछ भी हम प्रयोग करेंगे
उसका एक सही मायने होना चाहिए। जैसे अगर हम संग्रह का प्रयोग समुच्चय को समझने के लिए करते हैं तो ये संग्रह है क्या, यहाँ चीजों को इकट्ठा किया जाता है। बच्चों अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन को देखें तो हम पाते हैं इस शब्द का प्रयोग अक्सर हम किया करते हैं, अक्सर। जैसे मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़ों का संग्रह है, मेरे पास चाय पीने के लिए जो कप होता है, प्याले होते हैं, उनका संग्रह है, अच्छे अच्छे जूतों का संग्रह है, अच्छी किताबों का संग्रह है आदि। इन सारे चीजों की चर्चा अक्सर या इसके बारे में बात करते हैं या बोलते हैं, बताते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न एक बनता है कि रोजमर्रा के जीवन में हम जिन संग्रहों की बात करते हैं तो गणित में क्या उन सारे संग्रहों को समुच्चय कहते हैं या नहीं। प्रश्न है, क्या हर तरह तरह के संग्रह को समुच्चय कहते हैं? तो जवाब सुन लीजिए भाई, प्रश्न चिन्ह, जवाब है, उत्तर है इसका नहीं। वाह क्या बात है। हम संग्रह शब्द के प्रयोग से समुच्चय को समझना चाह रहे हैं। समुच्चय हमारे गणित में प्रयोग होने वाला एक टॉपिक है, शब्द है। यहाँ प्रश्न जो पूछा गया, क्या हर तरह के संग्रह, यानी जो रोजमर्रा के जीवन में हम अलग अलग तरह के संग्रह की बात करते हैं, तो क्या हर तरह के संग्रह को गणित के समुच्चय के बारे में मतलब समुच्चय कहा जा सकता है? तो आंसर उत्तर मिलता है नहीं। तो सावधान हो जाइए, हर तरह के संग्रह को आप समुच्चय नहीं कह सकते। तो किन हालातों में दिए गए संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यही तो सीखना। तो धीरे धीरे समझ, बात समझिएगा। समुच्चय को समझने के लिए संग्रह का प्रयोग करते हैं, और गणित में जब इसका प्रयोग करते हैं तो एक विशेषण यूज कर लेते हैं, सुपरिभाषित। परिभाषित, सुपरिभाषित संग्रह। किनका संग्रह? तो जिन चीजों का हम संग्रह करते हैं उन्हें फिलहाल में हम वस्तु कहेंगे, और वस्तु जो होंगे हमारे यहाँ, उन्हें आगे और नाम से जानेंगे, इनके पर्यायवाची होते हैं, देखेंगे। तो समुच्चय किसे कहेंगे? सुपरिभाषित संग्रह। किनका? वस्तुओं का, वस्तुओं का। अब ये वस्तु क्या है, कैसे वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे, ये बात समझना जरूरी। तो देखिए, यहाँ पर संग्रह समुच्चय होगा कि नहीं, ये बात जानने के लिए हमें कुछ खास तरह के शब्दों का प्रयोग या समझ का प्रयोग करना पड़ता है। ध्यान से समझेंगे। यहाँ इसके बाद हम कुछ विषय बातों की चर्चा करेंगे। फिलहाल में समझिए, समुच्चय को समझने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित शब्द के बारे में हम समझाएंगे अभी। तो किन वस्तुओं का संग्रह करना है भैया, तो याद रखिए यहाँ, जो सभी के लिए एक जैसा हो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं हो, जो अलग अलग लोगों के लिए यानी भिन्न भिन्न लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं हो। उदाहरण से समझेंगे, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ भिन्न प्रकार के वस्तुओं को हमें लेना होता है, भिन्न प्रकार होना चाहिए, भिन्न प्रकार या भिन्न भिन्न, सीधे कहेंगे भिन्न भिन्न वस्तुएं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बारी बारी से समझा जाए। सुपरिभाषित का मतलब क्या हो? जब हम वस्तुओं की चर्चा करते हैं जिन्हें इकट्ठा करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वस्तु किस संग्रह से में शामिल है या किस संग्रह में शामिल नहीं है। ध्यान से सुने, फिर से सुने भाई। सुपरिभाषित इस अर्थ में यहाँ प्रयोग में लाया गया है कि जिन वस्तुओं की बात हम कर रहे हैं वह किस संग्रह से संबंध रखता है और किस संग्रह से संबंध नहीं रखता है, इस बात का हम निश्चय कर पाए, निश्चित रूप से बता पाए। जैसे कुछ वस्तुएं हम लिख रहे हैं,
ये है, हम जानते हैं सभी क्या है, 5 नंबर संख्या है ये क्या है, तो ये अंग्रेजी का अक्षर ए है। अगर हम आपसे पूछें कि आप इसे किस तरह के संग्रह में शामिल करेंगे या यह किस तरह के संग्रह में शामिल होगा, तो आपका जवाब क्या हो गया, संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह। लेकिन अगर हम ए के बारे में पूछ दें, क्या ए को भी आप संख्याओं के संग्रह में शामिल करेंगे, तो सीधी सी बात है जवाब मिलेगा नहीं। ए वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के मालाओं के संग्रह में शामिल है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का संग्रह, वहां ये शामिल है। तो सुपरिभाषित का मतलब यही होता है कि जो वस्तु आपके सामने दिया गया है, आप उन्हें देखकर ये निश्चित कर पाए कि क्या वह किस संग्रह से संबंध रखता है, किस संग्रह से बिलोंग करता है, यही सुपरिभाषित है। ये सीधा सीधी मैंने बोल दिया और आप समझ गए, ऐसा नहीं है, इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, हमें अलग अलग तरह के उदाहरणों को देखना पड़ता है और उसके आधार पर हम ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि जो बताया जा रहा है वो किस मायने में बताया जा रहा है। ठीक, तो ध्यान रहे, सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है, जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब नहीं रखता हो, सबके लिए एक समान हो, उसी संग्रह तरह के संग्रह को, वस्तुओं के संग्रह को हम सुपरिभाषित संग्रह यानी समुच्चय कहेंगे। अभी इतना से ही बात खत्म नहीं होगा, ये एक लाइन है, आगे जैसे हम बढ़ेंगे हमें और बातें समझ में आएंगी, समुच्चय के बारे में और जानकारी मिलेगी। ठीक, चलिए अब एक बात और समझ लें, आप किसी भी विषय को समझने के लिए, किसी भी वस्तु को समझने के लिए हमें, हम लोग यूज प्रयोग में लाते हैं परिभाषा। यानी हम कोई बात अगर समझना चाहते हैं, अगर हम कुछ समझना चाहते हैं, तो हम उसकी परिभाषा के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं या समझते हैं। तो अगर हम समुच्चय को समझना चाहते हैं, तो क्या समुच्चय की परिभाषा है, क्या हमने जो बताया है वो समुच्चय की परिभाषा है, तो जवाब है, सुन लीजिए, नहीं, समुच्चय की परिभाषा नहीं है। गणित में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अपरिभाषित है, अपरिभाषित शब्द। ये अपरिभाषित क्यों है, इस पर अलग वीडियो हम आपको देंगे, बनाकर देंगे, आप उस वीडियो में आराम से समझ पाएंगे कि अपरिभाषित क्यों लिया गया। अपरिभाषित शब्द जैसे बिंदु, जैसे रेखा, जैसे समतल, जैसे आपका समुच्चय, जैसे समुच्चय के अवयव सदस्य और भी कुछ बातें, ये वो शब्द हैं जो गणित में अपरिभाषित हैं। ये मूल है, लेकिन इनके आधार पर बहुत सारे वस्तुओं को, विषय को समझा जाता है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो समुच्चय की परिभाषा नहीं, अगर कोई कहता है समुच्चय को परिभाषित कर रहे हैं हम, तो गड़बड़ है। हम जो भी यहाँ कर रहे हैं यहाँ, वो उसका वर्णन है, समुच्चय की परिभाषा नहीं है, तो फिर समुच्चय को समझे कैसे, तो समुच्चय को समझने के लिए सीधा उपाय एक वो समझ में आता है, क्या है, वो है अलग अलग तरह के उदाहरणों का अध्ययन करना और इन बातों को ध्यान में रखना। ठीक, तो समुच्चय की पहचान के लिए ये चीज, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समुच्चय की जानकारी मिली। चलिए इन सारी चीजों को उदाहरण से समझा जाए। तो ये कुछ उदाहरण आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पेज पर दिख रहा है, पहला, दूसरा, और भी उदाहरण है, तीसरा, चौथा। ये 4 उदाहरण से हम समझेंगे कि हम दिए गए किसी संग्रह को समुच्चय कह पाएंगे या नहीं कह पाएंगे। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ हमें संग्रह दिए गए हैं, अलग अलग तरह के संग्रह दिए गए हैं, हमें यहाँ पर ये निश्चित करना है कि दिए गए संग्रह समुच्चय है कि नहीं। तो चलिए पहले का जवाब देखा जाए, क्या यहाँ जो संग्रह दिया गया है यह समुच्चय है, क्या है संग्रह, देखा जाए, लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखित सभी उपन्यासों का संग्रह।
तो जवाब है इसका हाँ, यह संग्रह समुच्चय है। नीचे फिर से, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सभी सर्वाधिक रोचक उपन्यासों का संग्रह। और जवाब है नहीं, यह संग्रह समुच्चय नहीं है। क्या बात, समुच्चय नहीं, दोनों जगह संग्रह है बंधु। भाई मोरे देख लीजिए प्यार से, ध्यान से, दोनों जगह संग्रहों का जिक्र किया गया है। यहाँ पहले संग्रह में बस सीधा सीधा बताया गया है कि लेखक हैं प्रेमचंद थे, जिनके द्वारा उपन्यास लिखे गए, तो उन सभी उपन्यासों का संग्रह यहाँ बताना है समुच्चय है कि नहीं। तो जवाब मिला हाँ भाई संग्रह है। जबकि फिर से लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखित सभी सर्वाधिक रोचक उपन्यासों का संग्रह, और ये जवाब मिल रहा है कि ना भैया बंधु मोरे, भाई मोरे, ये संग्रह समुच्चय नहीं है। कैसे हम पता लगाएंगे? तो जो अभी पीछे समझाया है आपको जरा ध्यान दीजिए। हम जब वस्तुओं को संग्रहित करते हैं तो याद रखें कि जो कोई भी इन वस्तुओं को संग्रहित करता है, जब हमें उस पर कोई संग्रह दिया गया होता है, उसका वर्णन रहता है, तो दिए गए समय में वह संग्रह हर एक व्यक्ति के लिए एक समान हो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं हो। ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे प्रेमचंद के द्वारा जो भी उपन्यास लिखा गया उसका संग्रह, मान लेते हैं हम 5 लोगों का जिक्र कर रहे हैं। लोगों का नाम, पर्सन यानी व्यक्ति 1, व्यक्ति 2, व्यक्ति 3, व्यक्ति 4, 4 लोगों का जिक्र कर रहे हैं। और इन सबको ये जो प्रश्न है दे रहे हैं कि आपको भैया लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सभी उपन्यासों के संग्रह को बनाना है। अब लेखक प्रेमचंद के द्वारा जो जो उपन्यास लिखे गए हैं, फिलहाल में मान लेते हैं पता नहीं, नहीं पता है तो नाम दे देते, लेखक ने ABCDE ये 5 उपन्यास लिखे हैं। याद रखिए हमने माना है, पता नहीं है तो मान लीजिए कि ये 5 उपन्यास उन्होंने लिखा था। और अगर हम इस संग्रह को बनाने के लिए कहें इन 4 लोगों से, और भी लोग शामिल कर सकते हैं, तो क्या करेंगे ये सारे? ध्यान से समझिए, पढ़िए पहले क्वेश्चन को, सीधा सीधा बताया गया कि सभी उपन्यासों को संग्रहित करना, इकट्ठा करना है हमें, जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। उसमें कुछ विशेष टिप्पणी नहीं की गई है, कुछ खास स्थिति को पैदा नहीं किया गया, कुछ खास करने के लिए नहीं कहा गया, बस सीधा सीधा बोला जा रहा है भैया आप सारे उपन्यासों को संग्रहित कर लो। तो आप कहीं से भी, या तो इंटरनेट की दुनिया से या किसी लाइब्रेरी में जाइए, वहां हो सकता है, संभव है कि ये सारे उपन्यास उपलब्ध हो। तो हर एक व्यक्ति के लिए संग्रह कैसा बनेगा? तो ये जो पहला व्यक्ति है, अगर यह इकट्ठा करेगा तो जाहिर सी बात है जवाब क्या है, इन्हीं 5 को इकट्ठा करेगा। इसके लिए ये 5 उपन्यासों का संग्रह बनेगा। दूसरे व्यक्ति के लिए भी वही संग्रह, तीसरे के लिए भी वही संग्रह, और चौथे के लिए भी वही संग्रह। ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग संग्रह बन रहा है। तो इस आधार पर यह संग्रह हमारा समुच्चय है। जबकि दूसरे प्रश्न में संग्रह समुच्चय नहीं है। इसका कारण क्या है? इन्हीं लोगों को ये प्रश्न अगर दिया जाए, ये संग्रह बनाने के लिए कहा जाए, तो देखिए क्या है, यहाँ पर सभी सर्वाधिक रोचक उपन्यास का जिक्र किया गया है, प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया है। लेकिन कैसे उपन्यासों को इकट्ठा करने के लिए कहा गया है? सर्वाधिक रोचक, ये ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है, अलग अलग मापदंड रखता है बंधु। आई मोरे सुन लीजिए, ये सर्वाधिक रोचक जो ये 2 शब्दों का समूह है, यह लोगों के आधार पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न होगा। आप एक प्रश्न कीजिए खुद से और देखिए जरा, क्या हम बहुत सारे लोग जहां एक जगह इकट्ठा है, 10 लोग हो, 5 लोग हो, तो क्या सबकी रुचि एक समान है क्या? सब एक तरह की चीजों को पसंद करते हैं क्या? जवाब मिलेगा ना भैया, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। 10 लोगों के संग्रह में किसी ना किसी का, 10 लोगों के उस पूरे झुंड में किसी ना किसी की रुचि बदल जानी है, सारे लोगों की रुचि एक समान नहीं होगी।
तो जब ये लोग ये प्रश्न पढ़कर उपन्यासों को इकट्ठा करेंगे तो अपनी रुचि के अनुसार इकट्ठा करेंगे, जो उनको सबसे प्रिय लगा, अच्छा लगा, रुचिकर लगा, उसके आधार पे मान लेते हैं कि P1 ने सारे उपन्यासों को पढ़ा और पता चला कि अरे भैया इसमें ए और बी उपन्यास बड़ी रोचक है, सबसे रोचक है सी डी ई की तुलना में। तो उसने वो इस आधार पे इन्हीं दो को इकट्ठा करेगा, जबकि P2 कह रहा है कि ना बंधु, हमें तो बी डी ई बड़े रोचक लगे। तो दूसरा व्यक्ति जो है बी डी ई इकट्ठा करेगा। तीसरा कह रहा है बकवास है भाई, हमें कोई पसंद नहीं, कोई अच्छा नहीं लगा, हमको कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगा ये, तो इसने कुछ इकट्ठा किया ही नहीं। जबकि चौथा कह रहा है हमको तो बस एक ही अच्छा लगा, सी। आप देख सकते हैं ऊपर के उदाहरण में सारे लोगों के लिए एक तरह का संग्रह तैयार हुआ है, ये संग्रह समुच्चय हो गया, लेकिन यहाँ अलग अलग लोगों के लिए संग्रह अलग अलग है। अगर ऐसा कभी भी हुआ तो वह संग्रह समुच्चय नहीं बनाएगा बंधु। ध्यान से, प्यार से, बड़े आराम से समझ लीजिए इस बात को। अलग अलग लोगों के लिए अगर संग्रह अलग अलग बने, दिए गए एक ही विवरण के आधार पे, एक ही उदाहरण में अलग अलग लोग अगर अलग अलग तरह का संग्रह तैयार करते हैं, वह संग्रह समुच्चय नहीं निर्माण करता है। बस संग्रह है और कुछ नहीं, उसे सिर्फ संग्रह कह के छोड़ देंगे, समुच्चय नहीं कहेंगे, गणितीय समुच्चय नहीं कहेंगे। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, यहाँ हमें कुछ संग्रह बनाने के लिए फिर से कहा गया है, वर्णन किया गया जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष, यानी अंग्रेजी के महीनों की चर्चा की जा रही है। जहाँ क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे इन चीजों का जिक्र किया गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इनका जिक्र है। कह रहा है जे अक्षर से शुरू होने वाले जो वर्ष हैं उन्हीं को इकट्ठा कीजिए। आप समझ सकते हैं जनवरी, जून, जुलाई, यही 3 नाम है जो जे अक्षर से शुरू होते हैं, महीनों के ये नाम है। तो अगर ये प्रश्न हमें दिया जाए, ये संग्रह हमें बनाने के लिए दिया जाए, तो मैं तो भैया क्या इकट्ठा करने वाला हूँ, जनवरी, जून, जुलाई। और जाहिर सी बात है अगर इस संग्रह को बनाने के लिए आपको कहा जाए तो आप भी यही संग्रह तैयार करेंगे, किसी और के लिए यही संग्रह तैयार होगा, और जिसको भी दिया जाए संग्रह नहीं बदलने वाला है। याद रखिए, हम समुच्चय के बारे में जानने के लिए अभी एक एक तरीका शुरुआत है ये, अभी और भी जानकारियां मिलेगी जहां आपको और नए नए चीजों के बारे में पता चलेगा। फिलहाल में एक जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं हो, सबके लिए एक समान हो, इस तरह के संग्रह को समुच्चय कहेंगे। तो हाँ, ये समुच्चय है, यह संग्रह समुच्चय है, ये जवाब मिला। जबकि अगला जवाब है नहीं, यह संग्रह समुच्चय नहीं है। अब ला ये कैसे हुआ, तो फिर से वही है। यहाँ पर देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक, अब किस आधार पर, कौन सा ऐसा मापदंड है जिसके आधार पर हम ये सुनिश्चित कर पाए कि भैया सबसे प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली नहीं, प्रतिभाशाली लेखक है ये व्यक्ति। वह किसी के लिए सबसे प्रतिभाशाली, मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को आप सबसे प्रतिभाशाली लेखक कह रहे हैं, जिस लेखक को आप सबसे प्रतिभाशाली लेखक कह रहे हैं, हो सकता है वह किसी दूसरे के लिए सबसे प्रतिभाशाली नहीं हो। तो किसी एक व्यक्ति के लिए वो लेखक सबसे प्रतिभाशाली हो गया, जबकि दूसरे के लिए नहीं, तो उसका अस्तित्व जो है, उसका जो ऊपर वो उसका स्टेटस जो है ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो रहा है बंधु। और इस आधार पे वह जो है प्रतिभाशाली किसी के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा। और इस आधार पर क्या कहेंगे कि यह संग्रह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई निश्चित मापदंड नहीं है जिसके आधार पर हम सबसे प्रतिभाशाली लेखक को सुनिश्चित कर पाए। यही जवाब लिखना होता है, यही जवाब देना होता है। क्योंकि जवाब क्या है, क्योंकि कोई ऐसा मापदंड दंड नहीं है जिसके आधार पर हम यह सुनिश्चित
कर सकें कि कौन अधिक प्रतिभाशाली लेखक है, और इस कारण से यह संग्रह समुच्चय। तो बच्चों ध्यान से देखिए, हमने क्या क्या जाना आज। समुच्चय के महत्व को जाना, समुच्चय क्या है इसकी पहचान करना सीखा, कुछ उदाहरण देखा जिसके आधार पर समुच्चय क्या है इसकी जानकारी हम ले सकते। अब इस पर आधारित पहले जो एनसीईआरटी किताब है उसके पहले प्रश्नावली, पहले अध्याय के पहले प्रश्नावली के पहले प्रश्न को हल करेंगे अगले वीडियो। तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखे, सुने, समझे। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।